नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ट्रैक बहुत ही ज़रूरी ट्रैक है जो अनुपमा धारावाहिक में चल पड़ा है, और इस ट्रैक के साथ साथ हम सब भी चल पड़े हैं उस सफ़र में जो हमने अपनी अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आप लोगों ने भी किए हैं। सबको अपने उन एक्सपीरियंसेस की याद आ रही है। तो आज कुछ ऐसे ही ऑडियोज़ हैं आपके, जैसे कल भी आपने काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, आज भी हैं कुछ। और बहुत ही ध्यान से आज के ऑडियोज़ को आप सुनिएगा, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं बल्कि इसमें लेसन्स भी हैं। तो शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग मैम। न जाने क्यों लोग हाथापाई को डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं, मेंटल टॉर्चर को डोमेस्टिक वायलेंस नहीं समझते। क्या मेंटल टॉर्चर डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट नहीं है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि डोमेस्टिक वायलेंस में शरीर पर पड़े निशान सबको दिखाई देते हैं, लेकिन मेंटल टॉर्चर में निशान हृदय पे अंकित होते हैं जो दिखते नहीं हैं। तभी तो कहते हैं ना कि जुबान से निकले हुए शब्द हाथ की मार से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। अब यही पाखी के साथ होगा और इसकी खबर भी नहीं होगी उसे, क्योंकि साजिश के ज़रिए अधिक वो गेम खेलेगा पाखी के साथ कि उसमें वो आसानी से फंस जाएगी, और जब तक समझेगी तब तक तो काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि साजिश में तो दोनों भाई बहन पीएचडी हैं। साजिशें कामयाब होती हैं तो फिर क्यों उन्हें रचने वाले कहलाते हैं नाकामयाब? क्योंकि साजिशें नकारात्मक पहलू हैं जीवन का। अनुपमा ने वनराज की 25 साल तक मानसिक प्रताड़ना सहन की। वनराज ने उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वनराज ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था और उसे घर से निकाल दिया था, तो क्या ये वायलेंस नहीं था? अपने माँ बाप और बच्चों के सामने जहर से भरे हुए शब्द जो वनराज ने अनुपमा पर दागे थे, क्या ये वायलेंस नहीं था? 2 घड़ी अपनी सहेलियों से मिलने चली गई और घर का सारा काम निपटा कर गई, फिर भी वनराज के क्रोध का शिकार बनी और वनराज सेंटर में कुर्सी रख कर बैठ गया और अनुपमा की लगाई क्लास। क्या इन सब बातों को वायलेंस में नहीं लेना चाहिए? ये भी तो एक अत्याचार ही है, और इस अत्याचार को जो सह रहा होता है उसका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी जाता रहता है। और अनुपमा तो वैसे भी काफ़ी कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसका तो कॉन्फिडेंस लूज़ होना और भी आसान था। वनराज ने ये प्रताड़ना अनुपमा के साथ साथ समर को भी दी। उसे नचनिया गवैया न जाने क्या क्या कहा। वनराज आज जो बो रहा है अपने बच्चों के जरिए, आज वही वो काट भी रहा है। एक एक करके उसके कर्म सारे उसके सामने आ रहे हैं, और इन्हीं कर्मों रूपी आईने में वो अपनी तस्वीर भी देख रहा है। क्योंकि वनराज ने अनुपमा के साथ चालाकी की, काव्या के साथ रिश्ता रखा अनुपमा के होते हुए, जो सरासर गलत था। एक धोखाधड़ी थी और एक चालाकी थी। ये चालाकियों से घर नहीं बसा करते, चालाकियों से घर नहीं बसा करते,
घर बसाने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण जहाँ होगा वहाँ बस्तियाँ भी बसेंगी। थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी, आपने बहुत ही अच्छा ऑडियो भेजा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे हाईलाइट की है कि क्या सिर्फ फिजिकली जो मारना है वही वायलेंस है, वही डोमेस्टिक वायलेंस है? क्या जो दिल पे चोट लगती है, दिमाग पे लगती है, वो नहीं है? और आपने एक एक इंसिडेंट जो है गिनवा दिया है कि कैसे अनुपमा को वनराज ने ट्रीट किया, कैसे उसने हर पल अनुपमा को मेंटली टॉर्चर किया। तो बहुत अच्छा ऑडियो था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। वर्षा जी, बहुत बहुत बुरा लगा आपकी बहन का सुनकर, सच में। पता नहीं ऐसी कितनी बहनें हैं जो समझौता करते करते दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का क्या, काम ही है कहना। लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, जो खुद का मन करे वो करे। अगर दामाद माँ बाप की संपत्ति पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, जैसा कि अधिक कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? पाखी की है, ना कि अधिक की। पाखी क्यों उसकी बात मान रही है? फिर एक सीधी सादी लड़की हो तो भी एक समझ में आता है, पर पाखी जैसी बदतमीज़ लड़की जो अपनी मम्मी की किस तरह से बेइज्जती करती है, वो अधिक की बात क्यों माने? पाखी अपने आप में खुद ही बहुत धूर्त लड़की है। पाखी वनराज की लड़की है और वो बात बात पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो बदतमीज बाप की बदतमीज औलाद है, जो बात बात पर अनुपमा की इंसल्ट करने से बाज नहीं आती। मेरे रिलेशन में बरखा जैसी औरतें हैं बहनों, जो मेरे मेरे रिलेशन में बरखा जैसी औरतें हैं बहनों, जो कि अपने ही भाई भतीजों का घर बर्बाद कर रही हैं, सिर्फ चंद पैसों के लालच में। पूरे घर को तहस नहस कर रखा है। एक हमारे मिलने वाले हैं, उनका इतना तक किया है कि मियाँ बीवी में तलाक तक कराना चाहती थी वो बहनें, पर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था तो तलाक नहीं हुआ। पर वो पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, बच्चे पत्नी के साथ रहते हैं और पति आता जाता है पर अलग रहता है। ऐसे लोग हैं हम सब के बीच में ही, अपने लोगों के आसपास में ही। तो औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो हमने अभी कहानी बताई अपने मिलने वालों की, तो उनके वाइफ की जिद थी कि तलाक नहीं दूंगी और ना ही घर छोड़ूंगी। उन्होंने बहुत मार खाई अपने पति से, पर अपना घर नहीं छोड़ा। पति ने ही केस किया था पति ने ही केस किया था पत्नी पर औरत के धैर्य और सहनशीलता से आज वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हैं और केस भी जीत गई। पर बहनें अभी भी अपने भाई और को अपने बस में दौलत के लिए किए हुए हैं, वाइफ से अलग किए हुए हैं। तो महिमा जी, हम आपसे बार बार कहते थे कि अभी आपने दुनिया नहीं देखी है। बरखा, अधिक वनराज जैसे कैरेक्टर घर घर में होते हैं। पाखी कैसे बात कर रही है, पर क्या अधिक पर उसकी बातें असर कर रही हैं? नहीं। तोसू बेचैन है, एक कोशिश करना चाहता है, पर कुछ नहीं होगा तोसू। पाखी किसी की बात मानने वाली नहीं है। ना अधिक को सद्बुद्धि आएगी और ना ही पाखी को अकल आएगी। कभी भी अपनी कमजोरी पति को नहीं बतानी चाहिए। जैसे पाखी कह रही है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं। मैं नहीं चाहती हमारा रिश्ता टूटे, तो पेनफुल दोनों के लिए होने चाहिए। तो तुम क्यों बता रही हो ये बात? पाखी प्यार में है, पर अधिक की आंखों में गेम प्लान चल रहा है। वो प्रोजेक्ट के लिए कहेगा अभी पाखी से कि हमको दिलाओ। अनुज ने बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा को। सही है, पाखी के साथ जो भी अधिक कर रहा है अच्छा कर रहा है और ऐसे ही करे, वो यही डिजर्व करती है। बहुत अच्छा है, कितना नाटक कर रहा है सिर्फ प्रोजेक्ट पाने के लिए। सीधे सीधे ना कहकर गेम खेल रहा है। गेम प्लान आ गया सामने अधिक का। सही भी है, पाखी को बहुत प्यार चढ़ा है ना अधिक नाम का। अच्छा है, इसको तो जितना टॉर्चर किया जाए उतना अच्छा है। जो बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते हैं वो अपने जीवन में बहुत पछताते हैं। पहले भागकर शादी की, अब किसी की बात नहीं मान रही। ऊपर से मम्मी की इस तरह से इंसल्ट। कितना कमीना है ये अधिक, कितनी जल्दी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं इसके, सिर्फ कपाड़िया बिजनेस में काम करने के लिए।
अनुपमा अनुज सही पहचाने हैं अधिक को कि नाटक कर रहा है? कितना मस्त होकर गिटार बजा रहा है रोमिल। अनुज ने क्लास के लिए कहा तो रोमिल ने मना कर दिया। अनुज कैसे रोमिल के मन की बात समझ गए। सब अच्छा लगा। काव्या अच्छा समझ रही है वनराज को पाखी के लिए, समझा रही है पाखी के लिए। काव्या को बहुत चिंता रही पाखी की, पर अच्छे से समझाया वनराज को तो थोड़ा रिलैक्स हो गया वनराज। ये सही कहा काव्या ने कि पाखी एक बार दो बार माफ़ करेगी। औरत भी यही करती है। जब वो अपने आप पर आती है तो पता नहीं कितने अधिक की अकल ठिकाने लगा देती है। अनुपमा को जो डर था वही अधिक कर रहा है पाखी के साथ ज़बरदस्ती। पाखी सो रही है और अधिक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखो कितने खतरनाक हैं। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, और बहुत बढ़िया ऑडियो है आपका हमेशा की तरह। और आजकल क्योंकि विषय ही इतना सेंसिटिव है तो हम सब लोग बहुत ही मेच्योरली अपनी बात को रख रहे हैं। आपने भी रखी है एक्सपीरियंसेस के साथ, तो सही कहा आपने। जो पाखी कर रही है वैसे ही वनराज भी अपने समय में कर रहा था। अब जो वनराज संभला है, मगर पाखी तो अभी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है। तो सही कहा, यहाँ पे यही कहना बनता है कि बदतमीज बाप की बदतमीज बेटी है। बाकी आप अपनी खांसी का ध्यान रखिए, आपकी तबीयत थोड़ी आज खराब लग रही है, उसका भी आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच कुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। मेरी सभी सहेलियों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू मैम आपको भी। आज का धारावाहिक भी देखा। आज का धारावाहिक भी कल जैसा ही था। अनुज अनुपमा फिक्र कर रहे हैं। रोमिल का गिटार बजाना, मतलब अनुपमा अब रोमिल की मम्मी, मतलब उसको सुधारेगी। हो सकता है रोमिल सुधर जाए। और ये पाखी जितनी निगेटिव हो रही है और अधिक को अपने बिजनेस में ये कर रही है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि अधिक अनुपमा और अनुज को बर्बाद कर देता है। ऐसा बताया है कि ये तो अनुज और अनुपमा इतने समझदार हैं कि उन्होंने अब अधिक को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। और बा ने डिम्पी को अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। बहुत बढ़िया तुमने ये करा है। घर में कुछ काम करती नहीं थी, सैंडविच बना ना, मतलब क्या कहते हैं, खाना नाश्ता बनाना या खाना बनाना नहीं होता, काम क्या होता है, ये अब बा उसको सिखाइए। बहुत अच्छा लगा। वनराज फिक्र कर रहा है, अनुपमा भी फिक्र कर रही है, पर पाकी की बदतमीजी देख के बहुत बुरा लगा। मतलब एक बेटी अपने माँ से इस तरह से ये बोलती है, बहुत गंदा भी लगता है और बहुत ही इरिटेट लगता है। अब देखो क्या होता है आगे। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने इसमें बताया है कि आपने कोई प्रोमो देखा है जिसमें ये दिख रहा है कि अधिक ने अनुज और अनुपमा को बर्बाद कर दिया। देखते हैं कैसे होता है, मगर एक बात तो पक्की है, जब तक ये दोनों साथ में है कोई इन्हें बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी आबादी इनके रिश्ते से है, पैसे या जायदाद से नहीं है। तो इतना तो मैं कह सकती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, महिमा, नमस्ते। आज का एपिसोड और कल का एपिसोड मैं कहना चाहूँगी। कल का एपिसोड में मैं एप्रिसिएशन अनुज कपाड़िया और अनुपमा को देना चाहती हूँ कि मानना पड़ेगा अनुज कपाड़िया का कि वो इतने हम्बल हस्बैंड हैं, इतने प्यारे हस्बैंड हैं कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो गुस्सा वाला ट्रैकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, इरिटेटिंग वाला हो, वो अनुपमा के साथ खड़े ही रहते हैं। मतलब कभी भी उन्हें अकेला फील नहीं करते हैं कि उन्हें तकलीफ़ हो। उन्हें वो कहते हैं ना कि जैसे कि राधा कृष्ण का पहले बोला गया था कि राधा कृष्ण, मैं राधा कृष्णा नहीं बोलूँगी उन्हें। उन्हें एक चीज़ बोलूँगी कि वो मिरेकल है। वो बोलते हैं ना पॉजिटिव वर्सन। कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव, क्या पूरे टाइम के लिए वो पॉजिटिव वर्सन दिखते हैं। कभी कभार अनुज कपाड़िया को गुस्सा आता है, वरना कभी आता नहीं है। और वो इतने बड़े सपोर्टर है अपनी वाइफ को। मैं तो देख कर ही हैरान हो गई कि एक एक जगह पे वो हाथ रख रहे हैं कि कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं उसको चद्दर का मतलब जो चद्दर उछाल के वो जो कर रही थी, कभी ठीक करना, कभी तकिया को लगाना, कभी कबर्ड के सामने खड़ा हो जाना, कभी अलमारी से कपड़े बाहर निकालना, वो सब जो कर रही थी। कागज़ दे रहा था फाड़ने के लिए, तकिया भी दे रहा था कि चलो तुम इसमें भी गुस्सा निकाल सकती हो, तो वो भी दिया करने के लिए। इज़ वेरी नाइस। और मानना पड़ेगा अधिक मेहता को।
क्या घड़ियाली आंसू है। ये आंसू तो नापाकी देख पाई, जिसे देखकर समझ जाना चाहिए पर वो देख ना पाई। पर पेरेंट्स जो हैं, मतलब वनराज और अनुपमा, अनुज, बापू जी, ये लोग सब देख रहे हैं। अंकुश को भी शक था कि देखो ये तो घड़ियाली आंसू हो रहा है। रोमिल भी देख रहा है कि क्या नाटक है। सच हैट्स ऑफ, क्या मतलब दोनों बहन भाई इतने बिगड़े हुए हैं, इतने बिगड़े हुए हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, सिर्फ दिखावा गलती दिख रहा है उन्हें। मैं कहना तो नहीं चाहती अंजू मैम, और बोलना भी नहीं चाहती कि मैं भी एक औरत हूँ, अब भी एक औरत है, और टीवी सीरियल में जितनी भी एक्ट्रेस काम कर रही है वो भी एक औरत है, और जो कैरेक्टर में भी है वो भी एक औरत है। मैं नहीं चाहती कि किसी लड़कियों के बारे में ऐसा बोले कि अगर सारा के साथ इस तरह का कांड हो तो कैसा लगेगा, कितनी तकलीफ होगी बरखा को कि मेरी बेटी पीस रही है उसमें। क्या उसे ये राइट नहीं है कि नहीं, मैं भी एक औरत हूँ, तुम उस पर कैसे कर रहे हो। बोले जाना उसके पैर के नीचे झुक जाना, माफ़ी मांग लेना, बात खत्म हो जाएगा। इन लोग तो बेवकूफ़ लोग हैं, ये माफ़ कर देंगे, पर अनुपमा माफ़ नहीं करेंगी। जब खुद के बच्चों पर जब बात आती है ना, तो अनुपमा शेरनी बन जाती है, और शेरनी बनी हुई है। हाँ, वो बाहर में दिखा रही है कि वो शेरनी है, लेकिन किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर रही है कि वो शेरनी है। माँ का दिल है ना, तो थोड़ा तो तकलीफ हो गई। वनराज जाता है, भगवान जी के सामने माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी बेटी को अगर तकलीफ़ हो रही तो मैंने भी तो अनुपमा के साथ ऐसे किया, उनके फैमिली के साथ ऐसे किया। जब उनकी फैमिली, वो कहते हैं ना कि कर्मा उनके सामने बैक टू बैक मिल रहा है उन्हें, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काव्य के बेटे या हो चाहे बेटी हो, वो बच्चा को अपना ले, नाजायज़ नहीं समझे। क्योंकि बोलते हैं ना कि अपने बच्चों को सब कोई प्यार करता है, लेकिन अगर किसी और के बच्चों को, अगर उस बच्चों को अगर अपना बना के प्यार किया जाए ना, तो भगवान अपने बच्चों पर भी मेहर करता है। आप समझ गई होंगी मैम मैं क्या कह रही हूँ, कि आज एक केस मैं अपने घर में बताती हूँ कि उस माँ बाप को एकदम अलाउड नहीं था कि वो बच्चा, उनके पास में एक बच्चा भी आ पाएगा, मतलब पैदा होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब उन लोगों ने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लिया, वो बच्चा आया, उसके पास 3 महीने बाद उसकी वाइफ खुद प्रेग्नेंट हो गई। मीन्स बोलते हैं ना कि किसी दूसरे को, बच्चे को अगर अपना बना के प्यार करना, वो सबसे बड़ा मिरेकल होता है। भगवान उनका सपनाना चाहता है कि देखना चाहता है कि किसी और के बच्चे को कोई अपना बना के प्यार करता है या नहीं। बस भगवान यही देख रहे हैं वनराज के अंदर कि देखे काव्य को वो अपनाएगा कि नहीं, उस बच्चे को अपनाएगा कि नहीं। अगर वो अपना लेता है तो शायद पाखी है, पारितोष है, समर है, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए। कि कभी कभी बोलते हैं ना, पेरेंट्स लोग के चक्कर में बच्चों को कर्मा भोगना पड़ता है, वही चीज़ हो रहा है। अनुपमा इतना कर, मतलब उनके, वो सबके लिए अच्छा कर चुकी, लेकिन सबसे ज़्यादा बाप का कर्मा पूरा आता है बच्चों पर। या आप सोच के बताइएगा मैम, और गर्व है मुझे कि बात समझेंगे आप कि नहीं महिमा तुम ये बात सही बोल रही हो। और मैं स्पेशली कुमुद दीदी, त्रिपाठी दीदी और सदा दीदी से मैं पूछना चाहती हूँ कि सही सही बताइएगा कि मैं जो बोली हूँ गलत है या सही है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी आज का शो देखकर, कि अनुष्का पाड़िया ठीक बोले कि इसमें हम लोग को जल्दी नहीं करना है, इसमें धीरे से संयम से करके रहना है कि ये चीज़ कैसे होगा। और डैम श्योर ये दिखाना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि कितना दिन तक ह्यूमिलेट करेगा, कितना दिन तक वो झेलेगी। कभी ना कभी तो उसका मुंह खुलेगा ही कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा तकलीफ़ नहीं देना है या कुछ करना नहीं है, मतलब मुझे इस कमरे से बाहर रहना है। अभी वो माफ़ कर दी है, अभी वो सब कुछ कर दी है, लेकिन बाद में तकलीफ़ पाएगी तब वो अपनी माँ को ही याद करेगी। जब वो माँ बोलेगी कि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी तब तुम मेरे को कुछ भी नहीं बोली, तूने मुझे ही गलत ठहराया, जैसे समर कर रहा है और अभी जैसे पाकी कर रही है। पहले पारितोष क्या करता था, अब जाके इस घर में कपाड़िया हाउस हो चाहे शाह हाउस हो, उनके तीनों बच्चे ही सबसे ज़्यादा जख्म देते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं समर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन जब से उसकी डिम्पल से शादी हुई है, एक बार भी मैंने नहीं देखा है कि अपनी माँ को गले करके हक किया हो
कि माँ मैं हूँ ना, भले मैं अलग हो गया हूँ, भले आप मेरे को पार्टीशन करते हो, लेकिन हाँ ये बेटा आपके साथ खड़ा है। मैं तो एक बार भी नहीं देखी कि कपाड़िया हाउस में छिप कर गया हो, अपनी माँ को गले लगाया हो, कुछ भी नहीं किया। बल्कि वनराज है, परितोष है, समर है, बा है, बापूजी है, सबके साथ गले लग रहा है, यहाँ तक कि कंचल के साथ भी। उसका राइट नहीं बनता है कि मेरी माँ ने भी इतना कुछ सपोर्ट किया है, इतना आज वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में थी, हम लोग उतने सपोर्टर नहीं, हम लोग की प्रॉब्लम्स के कारण समर को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि डिम्पल के प्यार में वो पागल हो रखा है। इधर अधिक के प्यार में पाखी पागल हो रखी है। पारितोष इसमें सबसे जेन्युइन लग रहा है कि पारितोष और केंजल ही अपने रिश्ते को सही करने का प्लानिंग कर रखे हैं, और पारितोष अब बड़ा बेटा वाला फर्ज जरूर निभाएगा, ये मुझे दिख रहा है। और तो और आज जो काव्या ने कहा कि कभी कभी मतलब मौका देना भी सही होता है, कभी नहीं भी सही होता है, तो ये चीज़ भी समझ में आया। और बा का अब ये जो इशारा है कि ये काम तुझे करना पड़ेगा, ऐसे ही करना चाहिए, तो ये नेचुरल है कि करना पड़ेगा। कि जब बोलते हैं ना अपने हाथ से झाड़ू पोछा करना, बर्तन चौका करना, यहाँ तक खाना बनाना, कपड़ा धोना, अपने हाथ से सब कुछ करना पड़ेगा, तब डिम्पल को समझ में आएगा कि मैंने तो कपाड़िया हाउस में आराम से आ, कपड़ा दे दिया धोने के लिए तो धुल गया, खाना बना हुआ खाना खा लिया तो खा लिया, और थाली में परोसा, बोलते हैं ना जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, वो हरकत अब डिम्पल को समझ में आएगा कि खुद को काम करना पड़ता है तो कैसा लगता है। देखिए ना, बा उसको काम के लिए बोला, मैंने अपने साइड का पूरा झाड़ू पोछा कर दिया, अब तुमको अपने साइड का झाड़ू पोछा करना है, तो कैसे मुंह उतर गया, अब समझ में आएगा उसे। और तो और एक बात कहना चाहूँगी, सबसे अच्छा लगा कि इस बार समर अपने फैमिली के साथ खड़ा है। गॉड इससे बुद्धि आ जाए और काश अपनी माँ से वो गले लग जाए। मैं तो यही देखना चाहती हूँ कि काश समर अपनी माँ से गले लग जाए और माँ मैं हूँ ना, और डिम्पल को इग्नोर करते रहे, जितना बार इग्नोर करेगा तब उसको सबक समझ में आएगा कि नहीं मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी है कि मम्मी को अलग करके हम लोग के ज़िंदगी से तब तकलीफ़ होगी। ये जो बार बार अनुपमा को बार बार कॉल करके बुलाते हैं सब कोई प्रॉब्लम्स के लिए, अब वो खुद ही अपने घर में इतना प्रॉब्लम झेलेगी और झेलती आ रही है। आई कैंट बिलीव इट। और मैं आपने कहा था, मैंने आपको कहा था कि मैंने फ़्लाइट में देखा और मैं इनसिक्योर हो गई, गुस्सा आ गया। अब मैं इसी चक्कर में मैंने यहाँ से ही मेडिटेशन चालू किया था कि नहीं मैं अपने आप को बहुत चेंजेस करूँगी, क्योंकि मेरी ये जो गुस्सा है ये हावी हो जाता है मेरे सर के ऊपर। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ, और कंट्रोल क्या 99% मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ। मेरा गुस्सा एकदम रिकवर हो चुका है, क्योंकि मैं बाहर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो कैसे रहते, हाँ थोड़ा पिंच कर लगता है, लेकिन अपने आप में मैं अपने आप को देख रही हूँ। हु एम आई एम ऑल्सो देख, क्योंकि मेरे को अपना देखना है, कैरेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता, भले मैं अपने आप को देख रही हूँ। इसलिए मैम आप चिंता नहीं करिए, और हमारी प्यारी दीदियाँ, हमारी प्यारी सहेलियाँ, आप हमारी चिंता नहीं करिए। मैं बहुत हैप्पी हूँ और खुश हूँ, और मैं अपना केयर कर रही हूँ। थैंक यू ऑल दीदीज एंड ऑल। आज तो सबसे ज़्यादा दिखाया जाएगा चंद्रमा का दिखाएगा, क्योंकि आज जो हम लोग का जो युवान छोड़ा गया है वो सबसे ज़्यादा, देखते हैं आज क्या होने वाला है। मुझे लगता है पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया जीतेगा ही, ज़रूर जीतेगा, और हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, ये देखने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू। थैंक यू सो मच महिमा। और आपने कहा कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। बाकी जो आपने कहा है, जो आपने एग्जाम्पल भी शेयर किए हैं बच्चों को लेके कि काव्या और वनराज की केस की बात को लेके ही आपने आगे बात बढ़ाई है, तो उसको लेके मैं भी यही कहूंगी, मगर थोड़े अलग तरीके से कहूंगी। मैंने भी एक ऐसा केस मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मेरे ही कई रिश्ते में थे जिनको
बच्चे पैदा नहीं होते थे तो उन्होंने अडॉप्ट किया था, फिर उनके 2 बेटे पैदा हुए। तो ये सिर्फ फिजिकल जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है, मेंटली भी कहीं ना कहीं औरतें आदमी ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये एनर्जी जो है जिससे हम कहते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, ये मेंटल से भी बहुत रिलेटेड होती है, क्योंकि माइंड हर चीज को मास्टर करता है हमारी बॉडी को। तो कहीं ना कहीं दिमाग में जब ये बैठ जाता है कि नहीं हो रहा, तो वो चीज जो है वहीं पे कब्जा कर लेती है और इसीलिए फिजिक पे फर्क पड़ता है। और जैसे ही हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो ममता, वो सारी चीजें उसमें मेल्ट हो जाती है और वो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इसलिए एनर्जी को गेन भी कर लेती है। तो मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपने भी डिस्कस किया है। बाकी जो आपने कहा है कि आप बदल रही हैं तो बहुत अच्छा है। अंदर से जब इंसान खुद को बदल लेता है तो बाहर का एनवायरनमेंट अपने आप ही खूबसूरत हो जाता है। पॉजिटिवली होंगे, बदले हुए होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होंगे तो बाहर नेगेटिव ही दिखेगा। तो अच्छा लगा, आपका ऑडियो आज काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच महिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज जो भी मान के बीच में जो कॉन्वर्जेशन था वो बहुत अच्छा था। एंड जैसे अनुज ने कहा कि सिंस इट्स अ सेंसिटिव मैटर तो थोड़ा मैच्योरली एंड प्यार से करना होगा, नहीं तो पाखी वो समझेगी नहीं वो बात को एंड वो और शेल में जा सकती है। एंड जैसे उसने कहा कि अनुपमा को कि पाखी को पुश मत करो एंड उसको फोर्स मत करो कि अभी सब कुछ वो बताया या सब ये करने, तो पाखी और ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है एंड ज़्यादा वो और ज़िद्दी होगी फिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तो आई होप कि अभी जैसे अनुज ने कहा है कि थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना होगा, तो अनुपमा भी थोड़ा शांत दिमाग से अभी थोड़ा काम ले। एंड जैसे प्रीकैप में हमने देखा कि दोनों में झगड़ा हुआ, अनुपमा गुस्सा हो गई। मतलब मैं प्रीकैप पे नहीं जाऊंगी बिकॉज कभी कभी वो सच भी नहीं होता, शायद उसका वो सपना हो या फिर, तो कल एपिसोड में ही पता चलेगा कि अनुपमा वाकई में गुस्सा हुई थी या फिर वो एक उसका सपना होगा। आई होप अनुपमा रिएक्ट ना करे एंड एकदम शांति से ये थोड़ा सिचुएशन हैंडल कर ले। एंड बात रही हम कल या परसों के एपिसोड में ऐसे दिखाया था, अनुज ने अधिक एंड बरखा को बहुत सुनाया था उनके इररिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस की तरफ एंड वो जो लॉसेस वगैरह हुए थे। तो हमें एक पॉइंट पे लगा था कि अनुज अब अधिक एंड बरखा को अपने बिजनेस से हटा देगा। बट आज के पूरे कॉन्वर्जेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कहा कि पाखी को पुश मत करो, ज़्यादा उसको फोर्स मत करो एंड अधिक को भी अभी अगर ट्रिगर नहीं करना हो तो फिर मैं अभी के लिए ऐसा देख रही हूँ कि अनुज शायद अधिक को अपने बिजनेस से हटाएगा नहीं, वो शायद वापस अपने कोई प्रोजेक्ट में या फिर काम में वापस उसको बुला सकता है, सो दैट पाखी को कोई हार्म ना हो एंड पाखी की सेफ्टी के लिए शायद अनुज ये एक्शन ले सकता है। हम कल तक कह रहे थे कि अनुज ने अभी एक बिजनेसमैन की तरह सोच के एक डिसीजन लेना चाहिए एंड उन दोनों को बिज़नेस से हटा देना चाहिए, बट अभी के लिए आई डोंट सी दैट कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है अनुज बिजनेसमैन से ज़्यादा वो अभी एक पिता होके समझेगा एंड वो पाखी की सेफ्टी पहले देखेगा। तो अगर अनुज ने अगर उसे अभी बिज़नेस से हटा दिया, प्रोजेक्ट से हटा दिया, तो अधिक बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है एंड वो पाखी को हार्म करने की कोशिश कर सकता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अभी के लिए, देखो अगर बिज़नेस से हटा दिया ये किया तो भी ठीक है, बट अगर मैं अभी के लिए ऐसा देख रही हूँ कि शायद नहीं हो ये। एंड इसमें ही अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है भलाई है कि अधिक को अभी डायरेक्टली कुछ इससे उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले एंड पाखी को भी अभी ज़्यादा फोर्स या फिर उसे भी ट्रिगर ना करें। तो देखते हैं अभी ये कैसे आगे ट्रैक लेके जाते हैं, बिकॉज़ है तो बहुत सेंसिटिव मैटर है ये। एंड बिज़नेस के बारे में जैसे हम अनुज अपना बिज़नेस भी दाव पे लगा सकता है एंड हमने कई बार देखा है रिश्ते बचाने के लिए उसने मुक्कू के टाइम पे भी उसने अपना बिज़नेस मुक्कू के लिए छोड़ दिया था ताकि मुक्कू खुद समझे कि वनराज कैसा है। एंड जब मुक्कू ने जब देखा वनराज को समझा तब उसने अपना वो माइंड चेंज करके वनराज को निकाल दिया एंड अनुज को समझा कि वो उसने ऐसा क्यों किया। वैसे ही इस टाइम पे भी शायद पाखी के लिए वो अभी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे एंड वो भले लॉस हो रहा हो जो भी हो रहा हो, बट शायद अधिक को अभी फ़िलहाल काम पे रख सकता है वो
ऐसे मुझे लग रहा है, इट्स माई अजम्पशन। सो वो वक्त आने पे भी पता चलेगा। एंड ऑल्सो आज रोमिल एंड मान का सीन बहुत अच्छा था। रोमिल है, दिल का बुरा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो उसे समझने के लिए, उसे ओपन अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। एंड आज वो एक म्यूज़िक वाला जो थेरेपी, एंड वो एक सही बात भी है कि किसी का दुख और अपने आप को एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने पेन को छुपाने के लिए म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी। एंड इट्स ट्रू। मतलब पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मतलब मुझे भी म्यूज़िक बहुत ही पसंद है। एंड मैं जब एकदम लो फील करती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ तो म्यूज़िक ही एक अपना कंपेनियन बन जाता है, एक अपना दोस्त बन जाता है। तो आज वो पूरा कॉन्वर्जेसन बहुत अच्छा था। एंड आज एक रोमिल का एक, वो बोलते हैं ना, टोन डाउन थोड़ा सा एटीट्यूड। एंड आज मतलब एक ऐसे चिल्लम चिल्ली नहीं हुई, आज एकदम रिस्पेक्टफुली ऐसा लगा पूरा। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो धीरे धीरे दोनों के बीच, मान एंड रोमिल के बीच एक ग्रो होगा। एंड रोमिल भी शायद एक रोल प्ले कर सकता है पाखी अधिक को एक्सपोज करने में। होपफुली वो मान की हेल्प करे, जैसे उसने अनुपमा को पहले एक बार बता दिया था कि पाखी को जाके देखो। एंड तब अनुपमा को पता चला अधिक ने थप्पड़ मारा। तो इन ऐसे ही छोटे छोटे अपने तरीके से वो शायद मान को हेल्प करे। तो दैट विल बी ए इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। सो देखते हैं अभी आगे कैसे ट्रैक ये लोग संभालते हैं एंड कैसे इसको हैंडल करते हैं। बस। एंड सॉरी अगर मैं ट्राई कर रही हूँ अपने वीडियोस थोड़ा कट शॉर्ट करने में, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे अपने रिव्यूज़ ऐसे शेयर कर रही हूँ। एंड कभी कभी फ्लो में बहुत ज़्यादा मैं बोल जाती हूँ, तो सॉरी अगर मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हुए हो। आई विल मेक श्योर कि जितना क्रिस्प हो सके, जितना आई कैन समराइज़ द एंटायर एपिसोड, मैं अपना रिव्यू उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे रिव्यूज़ शेयर करने के लिए अंजू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। और आपका ऑडियो आज बिल्कुल ठीक था, टाइम वाइज भी सब तरीके से। और आपने कहा है कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया आप ऑडियो भेजती हैं। आवाज़ आपकी सुंदर है और अब आप टाइम पे भी कंट्रोल करना सीख रही हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी आपने जो कहा है वो सबने सुन लिया है। लेट्स सी बाकी सब इसके ऊपर क्या कहते हैं। बहुत अच्छा ऑडियो था, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं अनीशा दोषी। मैंने अभी आपका वीडियो देखा कि इस तरह के लवर वाले बंद कमरे में जो भी करते हैं और उसके साथ में अनुपमा का डर सच हुआ। आपका वीडियो देखा तब मुझे, और जो आपने जो एग्जाम्पल दिया उससे यही लगा कि यहाँ अधिक साइको भी नहीं है। वो जो कर रहा है जानबूझकर सोच समझकर कर रहा है। मैम आपका देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा तो मुझे यही समझ में आया कि वो जो कर रहा है वो जानबूझकर सोच समझकर अनुपमा को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहा है। और इस तरह के लवर अधिक जानबूझ के पाखी को चोट पहुंचाता है, धक्का मारता है और बोलता है कि तुम बेचारी अबला नारी बन के मुझे इस घर से निकालना चाहती हो, अभी मुझे अनुज की नौकरी से निकलवाया और अब तो वो करता भी जा रहा है और बोलता भी जा रहा है कि मैं टॉर्चर करूँगा। मैम कोई भी लड़की कितनी भी कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, स्पर्श तो समझ में आता ही है। ये पाखी समझ के समझना नहीं चाहती है या इतनी भी नासमझ तो पाखी नहीं है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि इसका स्पर्श किस तरह का है, ये सचमुच प्यार वाला स्पर्श है या पागलपन वाला है या नाटक है। ये पाखी को खुद ही समझना होगा और खुद के लिए वो खुद नहीं खड़ी होगी। जैसे कि काव्या ने कहा कि भगवान करे और पाखी को अकल आ जाए कि वो अपने लिए स्टैंड लेने लगे। जब तक वो खुद अपने लिए नहीं खड़ी होगी, कोई भी माँ या कोई भी व्यक्ति उसे नहीं बचा सकता। और आपने अपने वीडियो में बताया कि अनुज अनुपमा बहुत ही इसको केयरफुली हैंडल करेंगे और बताएंगे कि अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ दांव पे लगा देंगे। मैम मेरे हिसाब से ये सही नहीं है कि
ये दोनों अधिक और बरखा तो चाहते ही ऐसा है कि अनुज की प्रॉपर्टी मिल जाए। अनुज में तो काबिलियत है, वो तो फिर से शून्य में से सर्जन कर लेंगे, लेकिन अनुज अगर ऐसा निर्णय लेते भी हैं तो पहले बिजनेस का लॉस भी ध्यान में रखना पड़ेगा अनुज को, क्योंकि उनके हाथ में था बिजनेस, तो उसने क्या कर लिया, बिजनेस को बढ़ा रहे तो नहीं है। और पाखी जानती है अधिक और बरखा गलत है, उसके बावजूद वो उसकी तरफ झुक रही है, सिर्फ शादी बचाने का बात बोल रही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और घर में इतनी शादियाँ टूटती हुई देखी है। और आपने अपने वीडियो में बताया कि उससे तो अनुपमा से सीखना चाहिए कि उसने रिश्ते बचाने के लिए कितनी सारी कोशिशें की, लेकिन मैम पाखी कब अनुपमा को मानती थी तो अब मानेगी। पहले नहीं मानती थी, बीच में सुधरने लगी थी, पर अब अधिक जानबूझकर पाखी के पहले वाली जो पाखी जानबूझकर लेके आएगा सामने सबके, कि वो सबको ये दिखा सके कि वो अबला नारी नहीं है, वो पहले जैसी ही है। और अनुज अनुपमा की गुड बुक में वो नहीं रह सकती, क्योंकि अधिक से ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि पाखी पुराने अपने नए अवतार में आए। पाखी को वो सुधरते हुए देख के उसमें उसका नुकसान है, इसीलिए वो ऐसा तो नहीं होने देगा। और दूसरा, आज बाघ ने जब ये कह दिया सबके सामने, तोशु ने कहा कि हमें एक कोशिश करनी चाहिए पापा कि पाखी को समझाने की, तब बा ने ये कह दिया कि उसने शादी हमारी मर्जी से की होती तो हमारी जिम्मेदारी होती। ये क्या हुआ, ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं क्या? ऐसे बड़े बुजुर्ग मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे कि शादी बच्ची ने अपने मर्जी से की है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। हालांकि है, बहुत ज़्यादातर परिवारों में होता ही ऐसा है, ये भी मानती हूँ मैं। और एक तीसरी बात अच्छी लगी कि काव्या वनराज के बीच में कम से कम बातचीत तो हुई शुरू। और चौथी बात, इस धारावाहिक के माध्यम से मुझे ये सीखने को मिली कि अनुज अनुपमा को दर्द में देख के खुद भी तड़प रहे थे, लेकिन एक लिमिट तक ही उसने उसको डरने दिया और बाद में उसको झंझोड़ के कह दिया कि अनु, हम दोनों मिलकर करेंगे इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसे हम प्यार से, समझदारी से और परिपक्वता के साथ में हैंडल करेंगे। चौथी बात, इस धारावाहिक से ये सीखने को मिली कि आप बहुत टेंशन में हो तो अपना कोई साथी बनाइए, या संगीत सुनिए, या फिर संगीत बजाइए या गाना सुनिए। ये बहुत अच्छा अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने का माध्यम है। और अनुज, आपने उसमें बताया तो ये प्रॉपर्टी तो नहीं देनी चाहिए मैम। और कुमुदिनी जी, कल आपने सही कहा कि ये ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि कम पढ़ी लिखी लड़कियां या उसके माता पिता की ज़्यादातर मेंटालिटी यही होती है कि उसे अपने ससुराल में एडजस्ट ही करना है। और पढ़े लिखे लड़कियों को भी बहुत जगह पे सहन करना ही पड़ता है कुमुदिनी जी। और श्रद्धा जी, आपने अपने ऑडियो में कल बहुत अच्छे से बोला कि इसे अनुपमा को शांति से और धीरज से इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए। जिस तरह से वो रोमिल से बात करती है, इसी तरह से उसे पाखी की समस्याओं को समझ के और समाधान करना होगा। मैम, मुझे भी यही लगता है कि अनुज अनुपमा को प्रॉपर्टी, पाखी को नाम पे प्रॉपर्टी या बिजनेस अधिक के नाम पे नहीं करके नहीं, बल्कि इन लोगों को बहुत ही सरल तरीके से, सहजता से इस तरह के मामले को सुलझाना चाहिए। और पाखी को बताना भी चाहिए कि अधिक कहाँ कहाँ गलत है। अभी अधिक सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है, पाखी को नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता मैम।
थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और बाकी जो आपने स्पर्श वाली बात कही है बहुत ही सही है, क्योंकि पाखी को यह स्पर्श समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर लड़की को समझ में आता है कि उसका हस्बैंड उसको अगर स्पर्श कर रहा है तो ये जबरदस्ती प्यार करने वाला स्पर्श है या वाकई उसको प्यार आ रहा है। तो ये पाखी को समझ आ जाना चाहिए। मैं भी यही समझ रही हूँ, बाकी पाखी अभी समझने वाली लगती नहीं है दोस्तों। तो मनीषा जी खास करके आपको बता रही हूँ कि आपके ऑडियो में ये बात है। तो बाकी आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रख दिया है, सबने सुन लिया है। और आपकी बेटी के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और अंजू जी आपका रिव्यू भी सुना। कल का भी मैंने रिव्यू बहुत देर से आया था, वो भी देखा कि बरखा सच में कभी नहीं सुधर सकती। बरखा और डिम्पी जैसी औरतों की वजह से कभी भी परिवार में शांति नहीं रह सकती। और कल तक क्या आपने कहा कि अब उसे बंटवारे का मतलब समझाएगी। अभी तक तो उसको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो इधर उधर घूम रही थी और सबके साथ बदतमीजी कर रही थी। लेकिन अब जब घर के काम करने पड़ेंगे तब पता चलेगा बेटे कि बंटवारा होता क्या है। सही कहा, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में सामान लाने से, लकीर खींचने से बंटवारा नहीं होता, घर के काम भी करने पड़ते। सच में अब्बा ने अपना झंडा गाड़ लिया है और कमान उठा ली है। और आज का भी एपिसोड देखा, सच में अंजू जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक, हम कहते हैं ना जैसे साइको किलर रहता है वैसे साइको आशिक भी रहता है। वही सारी हरकतें अधिक की है। प्यार के नाम पे जिस तरीके से अनुपमा को डर है कि उसके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट ना हो, वो भी कर सकता है वो। हम एक नमूना तो अब देख ही चुके हैं, जिस तरीके से वो उसको हक करता है और कितनी जोर से दबाता है, उसके बाद वो धक्का मारते तो वो गिर जाती है बेड पे। लेकिन तब भी इस लड़की को कोई अक्ल नहीं है। प्यार प्यार प्यार, वो कहते हैं ना जिसके आंखों पे प्यार की पट्टी पड़ी हुई होती है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वैसे ही पट्टी इस पाखी की आंखों पे पड़ी है जो पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। जिस दिन इस प्यार की पट्टी उतरेगी और हकीकत पता चलेगी, उस दिन सच में पाखी खुद को भी माफ नहीं कर पाएगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ अंजू जी कि हर बार अनुपमा के बच्चे अनुपमा की बेइज्जती करने में कभी पीछे नहीं हटते। बेइज्जती करना, माफी मांगना, ये उनका एक पैटर्न बन चुका है कि ये हम अपनी मम्मी की बेइज्जती करते हैं, हमें माफी मिल जाती, फिर बेइज्जती करो। रिपीट 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 करते जाओ। और इस बार अनुज ने सही कहा अनुपमा से कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हमें प्यार से, समझदारी से और मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। और बाकी की बातें और अधिक पे अनुज का पूरी तरह से ध्यान है। मेरे हिसाब से तो उसे वो प्रोजेक्ट देना ही नहीं चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के लिए इतनी परेशान है, अनुज भी उसे समझा रहा है, वो कंट्रोल भी नहीं हो पा रही, फिर भी वो फिर चिल्ला के उसे कंट्रोल करता है अनुज। और रोमिल के पास भी जब आए, सच में वो सीन भी बहुत अच्छा था अंजू जी, कि वो गिटार बजाता है। लेकिन अनुज ने सही कहा, जब इंसान अकेला होता है तब उसका सहारा संगीत ही होता है, इसलिए वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। अगर लाएगा तो वो सहारा भी उससे छीन जाएगा। यहाँ पे बाप बापूजी सब बातें कर रहे हैं, तो सभी कह रहे हैं कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ, लेकिन
बा कहती कि वो सुने तब तो टाइम ट्राई करोगे। हमने भी कोशिश की लेकिन नहीं सुन रही है वो। काव्या भी कहती है कि काश पखी को अक्ल आ जाए और वो ये सब कुछ ना सहे। जब वही सहती है, उसी को गड्ढे में गिरना है तो गिरते दो, सहती रहो अपने पति का टॉर्चर। लेकिन अब अनुज को सच में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भले ही अगर वो प्रोजेक्ट दे भी दे तो भी उसके ऊपर इतनी पहरेदारी बिठानी चाहिए कि वो खुद के हिसाब से कुछ ना कर पाए। बाकी के सामने अच्छे बने रहना और पीछे कंट्रोल में रखना अधिक को, ये अनुज को करना ही पड़ेगा। और मैंने कल भी कहा था अंजू जी कि जिस तरीके से मेरी ननद के साथ जो कुछ भी हो, वैसी मेरे घर में एक काम करने के लिए आती थी, उसके साथ भी वही सब हो रहा था अंजू जी। उसे तो जैसे अपन ये चावल दाल जिस गंजी में जैसे बनाते हैं, उससे वो उसके सर में मारता था। बहुत बार मैंने उसके हाथों पे निशान देखे, लेकिन जब उससे सहन नहीं हुआ तब वो पुलिस स्टेशन जाके अपने पति की कंप्लेंट करवाती है। और पुलिस भी हमें आके पूछते हैं तो हमने भी कहा कि हाँ, उसका पति उसे मारता है। लेकिन आज उसने अपने पति को छोड़ दिया, अपनी एक बेटी, 2 बेटी और एक बेटे के साथ अपने मायके में रहती है। और उसके पापा के पास बहुत जमीन है, खेत है जिसे बोलते हैं अपन, वो है। 2 ही बेटी है उसके माँ बाप को, 2 ही बहनें हैं। लेकिन आज वो खुश है, एक स्कूल में काम कर रही है। इसलिए सच में ये जो दिखाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस वाला, सच में उसकी एक मिसाल देनी ही चाहिए मेकर्स को। और मैंने अपने आजू बाजू में तो बहुत देख चुकी हूँ मैं अंजू जी, पति का मार भी खाते फिर भी काम करती रहती है और आज भी उसी घर में है। लेकिन सच में आज जिस तरीके से अनुज और अनुपमा बातें कर रहे थे, सच में बहुत अच्छा लगा। और अब मान इस केस को किस तरीके से हैंडल करते वो भी देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और सीमा जी, आपका ऑडियो कल भी बहुत अच्छा था। कुमुद जी, आपने भी बहुत ही अच्छा कहा। बरखा, सबनम, वर्षा, महिमा, श्रद्धा, जहूर भाई, रेखा जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आपको भी। सच में अब ये ट्रैक बहुत अच्छी तरह जा रहा है। अब देखते कल क्या दिखाते। प्रीकेप तो वही दिखाया हुआ है कि वो अपनी माँ से फिर से बदतमीजी करती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। माँ की बेइज्जती करना इसने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। उसमें उसने PhD करके रखी है पाखी ने। देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं अंजू जी। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। रोमिल से भी जो बातें करते, उसके बाद भी अनुज अनुपमा जो बातें करते, वो भी बहुत अच्छी थी। चा हाउस में भी सब पाखी को ही लेके परेशान है। वहाँ का भी अब ड्रामा देखने में मजा आएगी, क्योंकि अब बा ने कमान हाथ में लेके अब बा ही उसे बंटवारे का मतलब समझाएगी और वही सबक सिखाएंगी। बा ही उसे सबक सिखा सकती है। देखते कल क्या दिखाते हैं अंजू जी। लेकिन आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। महिमा, अपना ध्यान रखना और जल्दी तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और तुम्हारे काम के लिए भी फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। मनीषा जी, आपका भी ऑडियो कल बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी हैं। मेरे ऑडियोज को भी आपने कहा है कि आपको अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। और बाकी आपने जो कहा है कि प्यार की पट्टी जब उतरेगी और अधिक का असली चेहरा पाखी देखेगी तो खुद का चेहरा वो नहीं देख पाएगी, बिल्कुल सही कहा है आपने। क्योंकि जिस तरह पाखी अपने लोगों को, खास करके अपनी माँ को जिस तरह ट्रीट कर रही है, उसी माँ के सामने वो उसी के पल्लू में सर रख के रोएगी, अपना चेहरा नहीं देख पाएगी। तो सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो से मैंने कल बनाने की बहुत कोशिश की मैम, पर मुझसे नहीं हुआ ये सब। पर आज का शो देख के मुझे सच में किया कि जो आज अधिक जो कर रहा है साइको लवर का नाटक कर रहा है, तो सेम मेरी बहन को साइको साबित करने की कोशिश करते थे इन लोग। और पहले 2 साल तो जो तकलीफ दी जो आती नहीं थी, फिर वो उसको आती है, यानी बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जाता था, ऐसा करती है, वैसा करती, ये करती, वो करती, इस टाइप की पहले ये शिकायतें मेरे पापा तक, मम्मी तक जाती थी, मेरे भाई तक जाती थी। तो हम लोग जाके समझाते थे इन लोग की, दोनों को समझाते थे, दीदी को भी समझाया, उसको भी समझाया। पर पहले तो ये कोशिश की जाती है ना मैम कि रिश्ता तोड़ते नहीं है, कोई केस नहीं फाइल करते, कुछ नहीं, पहले समझाने की कोशिश करते। उस समय तो ऐसे ही होता था। आज तो भी फास्ट अगर हाथ उठाया था पड़े तो सीधे हम बोल ये कोशिश करते कि नहीं नहीं इसमें पुलिस कंप्लेंट कर। पर पहले ऐसा नहीं होता था, इतना इजीली रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करते थे, समझाने की कोशिश करते थे। तो वही कोशिश करते थे, पर तुरंत थोड़ी देर के लिए समझते थे। पर मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी बहन ना ही काम में कमज़ोर थी, क्योंकि घर में हम 3 भाई और 2 भाई थे, सबसे बड़ी बेटी थी। और आप सब मानते इस बात को कि घर में बड़ी बेटी सबसे ज़्यादा समझदार और उम्र के पहले बड़ी हो जाती है। उसको हर काम में होशियार थी, हर काम करती थी। हम लोग मुझे तक संभाला, मुझे तो मेरे मम्मी सबसे छोटी होने की वजह से मेरा ख्याल रखना, मेरे स्कूल के लिए तैयारी करना, जो भी वो मेरे लिए बहुत करती थी। तो बहुत अच्छी है ना, सच में समझदार थी, हर चीज़ में होशियार भी, बहुत होशियार थी वो। तो इस वजह से मुझे ये यकीन है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करती होगी। तब तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मुझे इस सब बातों का बिल्कुल समझता नहीं था। मैं उस समय 6 क्लास में थी जब मेरी बहन की शादी है। पर आज जब सोचती हूँ तब वो तो उस समय भी समझ में आता था कि हमारी बहन इतनी अच्छी है, हर काम में होशियार है, कहाँ गलती होती होगी, कहाँ ऐसा करते होंगे, समझाने की कोशिश करते थे। पर जब मेरी दूसरी बहन की शादी हुई थी तब भी उसे, और आती थी ना कभी तीज त्योहार पे, तो फिर उसको लेके नहीं जाते थे, बोलते थे 2 दिन रुक, 2 दिन बाद आऊँगा, 3 दिन बाद आऊँगा। ऐसे करते करते महीना हो जाता था। फिर मेरे भाई को उसकी जिद की वजह से, बहन की जिद की वजह से उसे छोड़ देते थे कि मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो। तो छोड़ देते थे, समझा बुझा के क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, ऐसे जो भी उनके यहाँ जाते थे कि जो भी शिकायत होती थी, जो भी इस टाइप की बातें वो करते थे, तो वही समझा बुझा के क्या कर सकते थे। जब मेरी बहन ही एक्शन नहीं लेना चाहती थी उनके खिलाफ, तो ये सब। उसके बाद वो इसी तरह उसके ससुराल में भी, ससुराल यानी उसकी सास ससुर किसी दूसरे गांव में रहते थे, और उसके हस्बैंड और उसके 2 देवर और उसकी ननंद ये एक दूसरे गांव में रहते थे। और ननंद, सबसे एक बड़ी ननंद का बेटा था जो पढ़ने के लिए इनके घर रहता था, वो इन लोग इतने जो यहाँ रहते थे, पर ससुराल में इसके सास ससुर रहते थे। तो किसी वही त्यौहार में, कभी तीज त्यौहार में गए, कभी किसी काम से गए, तो फिर वहीं पे वो वहाँ पे भी छोड़ देता। 5-5 6-6 महीने उसको वहाँ से लेके नहीं आता था। और उसकी सास बहुत टॉर्चर करती थी। 1 कप चाय भी वो अपने मर्जी से पी नहीं सकती थी बना के, कभी पी भी ली ना, बना भी लिया, सास के लिए बनाए जो भी, तो चाय देने जाती थी, वो चाय उसके आंग पे फेंक देती थी, चाय सकेट वो कप उसके आंग पे फेंक देती थी। वो तक मेरी दीदी के जख्म थे, वो तक मैं उसको तो इतना घबरा गई थी, सहम गई थी। और लेने नहीं जाते थे, मारना नहीं होता था, बोले हाथ, मेरे हाथ से मारना नहीं होता है। मारती भी थी सास, जो हाथ में फेंक के मारती थी। एक बार तो पिंचिस से मारा, जब बताया था, जब हमारे यहाँ वो आई थी, तो पिंचिस से चिमटे ले लेके मारा, इतने मारा कि उसके शरीर पे जख्म थे। जब मैंने पूछा दीदी ये क्या हो गया, तो मुझे बताया था कि मुझे कीड़े ने काटा, इसलिए वो ऐसे दाने दाने आ गए। इस टाइप के उसको टॉर्चर किया जाता था।
और फिर जब वो नहीं जाना चाहे, नहीं, उस डर से वो जाने गई नहीं, कभी जाती नहीं थी ना, तो उसको ज़बरदस्ती बांध के आधी रात में लेके जा रहे थे ऑटो में डाल के। तो किसी ने देखा होगा उसके गांव में उसको इस तरह से ले जाते हुए, तो उसे लोगों ने आवाज़ चिल्लाया होगा, उसने अरे देखो क्या हो रहा है, और उस लोगों ने बचाया, उसकी पुलिस में कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद जब मेरे भाई को पता चला, मेरा भाई भी गया, उसे अपने साथ लेके आया, उस पर केस फाइल किया। और वो जब केस चल रहा था तब बहुत हद तक मेरी दीदी के फेवर में हो रहा था वो केस, पर यहाँ पे लोग जीने नहीं दे रहे थे। मायके में उसे सब हर रिश्तेदार बोलो या फिर पड़ोस के लोग जो भी है, उससे बार बार पूछते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कब तक यहाँ रहेगी, और क्या तलाक लेने वाली है क्या, इस टाइप की हरकतें। और उस समय मेरे भाई की भी एक शादी की थी, बड़े भाई की, तो उसे रिश्ता नहीं आ रहा था। तब ऐसे ही होता है मैम कि जब घर में अगर कोई शादीशुदा जो बोलते हैं ना कि पति ने छोड़ी वाली, ऐसा जिस टाइप का उस समय जो बोलते थे, तो वो मायके में आके बैठती है, तो ऐसे समय उसके घर में दूसरे रिश्ते होने में भी बहुत तकलीफ जाती है। ये तकलीफ से भी जूझा है मेरा परिवार, मेरी बहन। तो ये तब भी मेरी बहन को ताने देते थे कि तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो रही। तो ये सब के चलते मेरी बहन ने खुद जाके वहाँ पे समझौता कर लिया कि मुझे कोई केस नहीं, मेरे को सब केस वापस लेना है, हो गया सब कुछ। मुझे अभी अपने पति के घर जाना है, मेरा पति भी मुझे अपने साथ रखना चाहता, वो तो ये चाहता ही था। उसने तो बहुत बार माफ़ी भी मांगी थी कि अभी ऐसा नहीं होगा, गलती होगी जो भी, तो वो तो केस से हटना ही चाहते थे। तो इस टाइप का उसका हुआ था। तब मेरे भाई ने बहुत समझाया था कि ऐसा मत करे, तू जाएगी तो पूरे सिक्योरिटी के साथ वहाँ जाना, ताकि ऐसी हरकतें ये दोबारा ना करे, ऐसी हरकतें दोबारा ना करे और तुझे तकलीफ ना दे। क्योंकि अगर इनके ये कानून के कोर्ट का रहता है ना, कुछ आदेश रहता है ना कि इसको अगर कुछ होगा तो इसके जान के जिम्मेदार ये लोग रहेंगे। तो इस टाइप का उसे कहा था, पर उसने नहीं मानी बात, वो गई। अब क्या कर सकते थे, जब वो खुद ही जाना चाहती थी, माना ही नहीं उसने, और कहा था कि इस टाइप का मेरे बीच में बोलो भी मत। उसने ये सब सबको बता के गई थी। बाद में रही, कुछ नाटक किए उन लोगों ने अच्छा रहने का, वही टॉर्चर करते रहे, कुछ ना कुछ खाने में हम वही बोलते थे कि अरे इसको हम ना खाने में ऐसा खिलाएंगे वैसा खिलाएंगे। तो इस टाइप से वो डरती थी, तो वो उन्हें दी वाली चीज को खाने को देते थे तो वो खाती नहीं थी, और जो उसके हस्बैंड को देते थे वो प्लेट में का लेना, या फिर वो चाय हस्बैंड वाली दी वाली चाय, और फिर उसमें कुछ नहीं निकलता था, फिर उसके वाली दी वाला, तो फिर उसको ये बोलते थे कि देखो ये हरकतें ऐसी करती है ना, उसकी गलतियां साबित करते थे, उसको ऐसे टॉर्चर। वही सब बात हमको बताती थी, उसके किसी पड़ोस में बताए, हमको बताती थी, ऐसा नहीं कि वो हमको बताती नहीं थी, पर बोलती थी कि इसमें मेरे मिस्टर की कोई गलती नहीं है, ये उसके घर वाले ऐसा करते हैं। क्योंकि उसका मिस्टर डबल प्लानर था, वो खुद नहीं करता था, सामने से अपने भाई बहनों से करवाता था। अगर जब ऐसी हरकतें करता है तो डांटता ना, अपनी बहन को डांटता, अपने भाइयों को डांटता, तो ऐसा हरकतें करता ना, पर नहीं बोलता था। पर यही बात मेरी बहन के समझ में नहीं आती थी, बोलता था नहीं कि वो मेरे साथ अच्छा रहता है, ये बाकी के लोग मुझे तकलीफ करते, पर इन लोगों के लिए मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। ऐसे करते करते मैम उसके साथ सेकेंड वो प्रेग्नेंट हुई, तो पहला बच्चा उसका ऐसी टेंशन में बोला या फिर मारपीट में कैसा है पता नहीं, किस टाइप से गया वो तो मुझे नहीं पता ठीक से, पर वो उसका पहला बेटा 2 दिन जब उसका ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला गया, उसको बहुत तकलीफ थी, तो उसको फिर 2 दिन बाद उसका बेटा भी चला गया। फिर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, तब उसके साथ ये पाइजन केस हुआ। उसको जब उसने कुछ खाना बनाया, कोई त्यौहार था तो खीर बनाई, सबने खाई, बाद में उसने भी थोड़ा घर का काम निपटाया और खाया, और तो उसको वोमिटिंग हुई तो प्रेग्नेंट है करके हुई होगी, तो ऐसा करके वो सो जा बोले तो वो सो गई। सोई तो बाद में जब उसे हॉस्पिटल में लेके गए, और फिर वहाँ पे पता चला कि पॉइजन का केस है ये, तो पुलिस केस हुआ। फिर जब उसको होश में आई तो उससे बयान किया, तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने नहीं खाया, मैं तो माँ बनने वाली हूँ, तो मैं ऐसे हरकतें कर नहीं सकती, तो किस पे शक है। तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे किसने खिलाया, पर इन लोगों के अलावा घर में कोई नहीं था, और घर से बाहर का कोई आया नहीं घर में। और तो इस तरह से उसने बयान दिया और कहा भी कि मैं जा रही हूँ, पर तुम लोग भी कोई खुश नहीं रहोगे, ये सब कहा उसने आखिरी में। और ये भी कहा कि पुलिस से ये भी कहा कि आपको जो भी करना है, इनको सजा देना है, जो भी तुम्हारे इस पे लो, मेरे मायके वालों को इसमें बीच में मत डालना, मेरे भाई को तो बिल्कुल भी मत डालना, उनको तकलीफ नहीं देना चाहती, इनको तुमको जो सजा देना है तुम्हारे हिसाब से दो, मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, ये सब कहा। और उस टाइप से उसने अपने बयान में दिया। और
ये बात पुलिस ने डॉक्टर ने सबने मेरे भाई को बताई। और फिर उसने बस यही था, इतना ही था। पर क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, ये सब मुझे बाद में पता चलता था कि इस टाइप का उसका हुआ। हमको नहीं समझता था उस समय मैम, और जब समझा तब बहुत देर हो चुकी थी, कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी एक ही थी कि कभी हमेशा ये एक जिद्दत चिढ़ है ये मन में कि कभी भी वो इंसान अगर मेरे सामने आया है तो मैं क्या करूँगी मुझे पता नहीं उसके साथ। पर आया भी एक बार सामने, तो तब भैया लोग थे, तो भैया लोग बोले माहौल में ने शादी के किसी माहौल में मिला था वो, तो बोले ऐसे समय मत बोले कुछ, मुझे रोका नहीं बोलने दिया कि ये माहौल नहीं है किसी के घर का फंक्शन खराब करने का। तो बस वही चुप रह गए, इसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। थैंक यू अंजू जी, आज का शो भी देखा मैंने, पर अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, शो के बारे में नहीं हो रहा मुझसे बोलने का। बाकी के सब मेरी बहनें बोलती है ना तो बहुत सही बोलती। श्रद्धा का भी बहुत अच्छा था, कुमुन्नी जी का भी बहुत अच्छा था, जो उन्होंने पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में बताया, वो भी कल का बहुत अच्छा था। थैंक यू अंजू जी, बाकी सभी का बहुत अच्छा था। सबने मनीषा जी की भी उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया, और ख्याति जी ने भी अच्छा अपनी ननद के बारे में बताया। तो सच में वो भी जान के बहुत दुखी हुआ मुझे कि क्या करे अब औरत की। हर सच का अंजू जी आपने कि हर घर में ये कुछ ना कुछ हुआ है, हर एक घर छोड़ के हुआ है, सच में वाकई ये सब हुआ है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा। और बड़ा पेन हुआ आपका ये पूरा ऑडियो सुन के, और आपने भी बहुत पेनफुली इसको जो है बोला है। और ये ऐसा दर्द है वर्षा जो कभी नहीं मिटता है, मगर फिर भी मैं कहूँगी कि आज आपने जिस तरह से बोल्डली अपनी बातों को सबके सामने रखा है, ऐसे ही बोल्ड बने रहिए, क्योंकि जितना हम इसको बाहर निकाल देंगे उतना ही हम रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। बाकी इससे आपकी शेयरिंग से उन सबको थोड़ी सी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, थोड़ी सी जो कहते हैं कि एडवाइस मिलेगी कि सहना बहुत गलत होता है। और आपको जो भी औरतें, जो भी लड़कियां सहती हैं, उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप अपना भला नहीं सोचती हो तो कोई और आपका भला नहीं कर सकता है, और आप एक गलत एग्जाम्पल सेट करती हैं। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। बाकी लोगों की बातों पे जो भी जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इसने ऐसा कर दिया तो मेरे घर पे ये हो जाएगा, वो घर कभी सुखी नहीं रहता है। आप लोगों के लिए खुद एग्जाम्पल बनिए, ताकि लोग आपके घर से सीखे कि हमें इन सब का ध्यान रखना है, इन बातों का। तो लोग तो कुछ ना कुछ उनको मसाला चाहिए ही होता है। तो आपके इस ऑडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों की बातें आपके ऊपर अगर इतना असर करती हैं कि आप अपना ही घर बर्बाद कर लें, तो फिर ये आपको देखना है। लोग तो ऐसे ही रहते हैं, और लोगों को बल्कि आपको सिखाना है। तो ये अगर सोच के चले तो बहुत अच्छा समाज हम बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वर्षा। और दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का, या किसी के बारे में आपको कुछ कहना है, तो ज़रूर भेजिए ऑडियो के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.